नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इक्वेटर एजुकेशन पे। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की डेट है 16 अप्रैल और हम शुरुआत करेंगे हमारे करंट अफेयर्स की कि कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज से कि दोनों जो न्यूज़पेपर हैं उनके फ्रंट पेज पर आज कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज। तो देखिए, ये तो है अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, उनकी बेल, उन्होंने बेल के लिए एससी के अंदर अप्लाई किया था सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पर उनकी बेल अभी तक सैंक्शन नहीं हुई है। इसके बाद में ये पॉलिटिकल न्यूज़ है और इसके बाद में ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पॉलिटिकल न्यूज़ है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई जो जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड थे उसे समाप्त करने से ब्लैक मनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये इन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा है। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और इसमें जो हमारा मौसम विभाग है, ये जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम का पूरा अनुमान लगाते हैं, उन्होंने ये घोषणा की है कि जो भारत है वहाँ पर जो रेनफॉल है वो नॉर्मल से भी ज़्यादा इस बार रहेगी। तो एक बहुत अच्छा संकेत है हमारे देश के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश के अंदर देखिए आप 50% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कृषि और उसके जो संबद्ध क्षेत्र हैं, जो अलाइड सेक्टर हैं, उनके ऊपर निर्भर करती है। और आपको भी ये पता है कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है ना, वो बहुत ज़्यादा मानसून के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे देश में हर जगह सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं, हर जगह नदियां नहीं हैं, हर जगह नहरें नहीं हैं और हर जगह भूजल का स्तर इतना अधिक नहीं है कि वहाँ पर 12 महीने भूमि जल से उपयोग किया जा सके। इसलिए इस देश के अंदर जो वर्षा है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जो हमारा आईएमडी है, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मानसून का पूर्व अनुमान लगाता है, तो उन्होंने कल अपने अनुमान में ये कहा है कि जो नॉर्मल रेनफॉल है उससे 6% ज़्यादा, यानी लगभग 106% बारिश इस साल होने की संभावना है, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अब देखिए, पहले क्या होता था, आईएमडी के अनुमान जनरली गलत ही निकलते थे, लेकिन अब कुछ सालों से, पिछले 10-15 सालों से क्या हो रहा है कि जो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब बहुत एक्यूरेट डेटा हम आने लग गया है। आपको पता होगा, जैसे न्यूज़पेपर में आती है ना कि भाई आज बारिश आएगी शाम को या कल सुबह बारिश आएगी, तो लगभग वही होता है। अब हमारे अनुमान सटीक रहते हैं, तो एक बहुत अच्छा अनुमान है और हमारे एग्रीकल्चर जो है उसको भी बूस्ट मिलेगा और उसकी वजह से पूरी जो जीडीपी है उसको भी फायदा मिलेगा। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको पता होगा कि इजराइल और इराक का संघर्ष चल रहा है, उसके लिए एक अलग से हमने वीडियो बनाया है और इस वीडियो की जो भी पीडीएफ आपको चाहिए वो आप टेलीग्राम पर जाकर वहाँ टाइप करें इक्वेटर एजुकेशन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, पर शायद वो लिंक एक्टिवेट अभी नहीं हुआ है, तो आप सीधा टेलीग्राम पर जाकर वहाँ इक्वेटर एजुकेशन टाइप करें तो आपको चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर ये सारी पीडीएफ आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। अभी देखिए, जो 11 अप्रैल था, 11 अप्रैल को एक जो इज़राइल का कार्गो शिप था, इज़राइल का कार्गो शिप था और उस कार्गो शिप के अंदर 17 भारतीय सवार थे। वो शिप जो है ना, वो ईरान के द्वारा वहाँ पर उसे रोक लिया गया, डिटेन कर लिया गया। तो एक तरह से ईरान के द्वारा उस पूरे जहाज को बंदी बना लिया गया और उस पर 17 भारतीय लोग सवार थे। तो अब एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो ईरान है ना, उसने ये सहमति दे दी है कि बहुत जल्दी जो इंडियन ऑफिशियल हैं वो वहाँ पर उस क्रूज़ के, यानी उन 17 भारतीय लोगों से जाकर मिल सकते हैं। तो ये उम्मीद भी है कि बहुत जल्दी उनको रिहा करा लिया जाएगा ईरान से, और अभी वहाँ पे ईरान पे हैं। और भारत और ईरान के संबंध बहुत अच्छे हैं, भारत और इजराइल के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। हालांकि ईरान और इजराइल के संबंध खराब उस समय हुए हैं और डायरेक्ट ही एक दूसरे के ऊपर आक्रमण वहां पर शुरू हुआ है और सबसे पहले ईरान के द्वारा इजराइल पर डायरेक्ट हमला कर दिया गया था 12 अप्रैल को, वो भी हमने देख लिया था। तो एक अच्छी न्यूज़ है। इसके बाद में देखिए, यही अभी मैंने पढ़ा था कि जो एवरेज है उससे ज़्यादा इस बार बारिश होने की संभावना है मानसून के दौरान, ऐसा अनुमान अभी लगाया गया है। इसके बाद में देखिए, ये जो गुड्स एक्सपोर्ट है ये हमारे पूरे साल भर में सबसे ज़्यादा इस बार इस मार्च के महीने में बढ़ गया है, तो इसको भी हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में ये पॉलिटिकल न्यूज़ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब हम एक एक आर्टिकल को विस्तार से देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत अच्छी खबर है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है, स्पेशली गुड्स का एक्सपोर्ट है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और मार्च में तो पूरे साल में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया है। तो ये एक्सपोर्ट हुआ है और बहुत इसके अलावा जो हमारा इंपोर्ट है ना, उसमें भी कमी आई है। तो एक बहुत अच्छा संकेत है हमारी इकोनॉमी के लिए कि एक्सपोर्ट हमारा है वो तो बढ़ रहा है और इंपोर्ट हमारा कम हो रहा है।
अब देखिए कोई भी एक देश जो विश्व के अन्य देशों के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है ना, वो सारे के सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक खाता होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके अंदर ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए सारे डेटा और सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है तो इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट एक विस्तृत खाता होता है जिसके अंदर एक देश का पूरे विश्व के साथ में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और इसके तीन भाग होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनेंशियल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इसमें रिजर्व्स रखे जाते हैं। करंट अकाउंट को हम देख लेते हैं। देखिए करंट अकाउंट में क्या होता है, ये वस्तुओं का ट्रेड शामिल होता है, सेवाओं का ट्रेड शामिल होता है और जो ट्रांसफर्स होते हैं वो भी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, जो विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं और यहाँ इंडिया में पैसे भेजते हैं वो भी करंट अकाउंट के अंदर शामिल होता है। प्लस जो हम सेवाओं का निर्यात करते हैं, जो सेवाएं हम निर्यात करेंगे उसके बदले हमें पैसा मिलेगा, वो भी करंट अकाउंट के अंदर शामिल होगा। और जो हम वस्तुओं का निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, वो ही ट्रेड अकाउंट में या ट्रेड ऑफ गुड्स के अंदर शामिल होता है। आ गई बात समझ में? तो आपने कई बार न्यूज़ के अंदर पढ़ा होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट इतना हो गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट इतना हो गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, कम हो रहा है। तो करंट अकाउंट का मतलब यही है कि जो हम वस्तुएं आयात निर्यात कर रहे हैं वो, जो हम सेवाएं आयात निर्यात कर रहे हैं वो, और जो पैसा भेजा जा रहा है भारतीय जो बाहर कामगार गए हुए हैं काम करने के लिए, उनके द्वारा भारत की जो फैमिलीज़ हैं, भारत के अंदर जो उनके परिवार है, उन्हें पैसा भेजा जा रहा है। तो इनका पूरा जो शेष आता है ना लास्ट में, वो होता है करंट अकाउंट का बैलेंस। और अगर वो नुकसान में है तो वो कहलाता है करंट अकाउंट डेफिसिट, और अगर ये फायदे में है तो वो कहलाता है करंट अकाउंट सरप्लस, जो कि स्थिति अभी हमारी नहीं हुई है। करंट अकाउंट सरप्लस हमारा कभी कभार ही रहा है, लेकिन ज़्यादातर समय हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है, यानी हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, हमारा पैसा विदेशों में ज़्यादा जा रहा है और वहाँ से आ रहा कम है। आगे बात समझ में? तो करंट अकाउंट का मतलब ही क्या है? देखिए जो वस्तुएं हैं उनका आयात और निर्यात, उसका आप टोटल लगा के यहाँ पे निकाल लो। फिर जो सेवाएं हम विदेशों से मंगवा रहे हैं और हम विदेशों को दे रहे हैं, दोनों साइड ही होती है ना सेवाएं। जैसे हमारी सॉफ्टवेयर सेवाएं हैं वो हम अमेरिका और बड़े बड़े देशों को देते हैं, उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं, और अन्य देशों की सेवाएं हम लेते हैं, उसके बदले हमें पैसा देना पड़ता है। तो इस तरह से जो सेवाएं होती हैं उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। और इसके अलावा जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स का मतलब है दोस्तों जो एक तरफा ही पेमेंट होते हैं, यानी मान लीजिए कोई भारतीय व्यक्ति विदेश में चला गया, वहां से वो कमाकर अपने परिवार को भेज रहा है, तो वो पैसा भी हमारे आ गया। इसके अलावा अगर किसी देश ने हमें अनुदान दे दिया कि भाई ये अनुदान है, आप ही रखो, हमें आपसे वापस नहीं चाहिए, तो वो भी इसके अंदर शामिल होता है। तो करंट अकाउंट का इसमें देखो सारी चीज़ें शामिल करने के बाद में अगर ये पॉजिटिव में है यानी फायदा है, तो वो करंट अकाउंट सरप्लस कहलाता है, जो कि स्थिति कभी कभार ही बनी है पिछले 30-40 सालों में। और अगर इसकी स्थिति नेगेटिव हो तो वो कहलाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट, और आपने कई बार न्यूज़ में पढ़ा होगा, देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट और जो फिस्कल डेफिसिट होता है यानी राजकोषीय घाटा, ये दोनों मिलाकर ट्विन डेफिसिट कहलाते हैं, यानी दोहरे घाटे होते हैं ना। ये लो, ट्विन डेफिसिट में कौन कौन से घाटे शामिल किए जाते हैं, या अर्थव्यवस्था में दोहरे घाटे का मतलब क्या है? तो वो दोहरा घाटा है, एक तो करंट अकाउंट का घाटा हो जाए और दूसरा हो जाए फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा हो जाए। जब किसी अर्थव्यवस्था के अंदर करंट अकाउंट में घाटा हो और फिस्कल घाटा हो यानी राजकोषीय घाटा, और चालू खाता घाटे को सम्मिलित रूप से दोहरा घाटा या ट्विन डेफिसिट कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट में देखिए जो भी इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आता है, एफडीआई, एफआईआई, उसे हम यहाँ शामिल करते हैं। अब बहुत सारे विदेशी हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, फिर हमारे यहाँ देश के लोग भी विदेशों में जाकर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। इसके अलावा देखिए भारत कई बार जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उनसे लोन लेता है, तो वो जो लोन है ना वो यहाँ पर शामिल किया जाता है। और इसके बाद में बहुत सारी सहायताएं अन्य देशों से ली जाती है, जैसे कोई देश से लोन ले लिया या उनसे सहायताएं ले ली, या इस तरह के कोई भी जो लोन लिए जाते हैं जिनको वापस भी हमें चुकाना होता है, तो वो सारी चीज़ें इस कैपिटल अकाउंट के अंदर शामिल की जाती है। आगे बात समझ में? तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनेंशियल रिजर्व अकाउंट, ये तीनों मिलकर बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बताता है? एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ जो भी लेन देन होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन होता है, उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में रखते हैं। आ गई बात समझ में?
चलिए, इसके बाद में देखिए ये हमने आर्टिकल डिस्कशन कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी खबर भी है कि हमारे देश में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि इस बार जो मानसून हमारे देश में रहेगा वो लगभग 106% रहेगा नॉर्मल से, यानी जितनी नॉर्मल वर्षा होती है उससे 6% ज़्यादा बारिश इस बार होने की संभावना हमारे देश में है। तो बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि देखिए हमारे देश के अंदर 50% जो लोग हैं वो कृषि के ऊपर आश्रित हैं, और जीडीपी में इस कृषि का हिस्सा कितना है? 18%। 18% हिस्सा प्राइमरी सेक्टर का है हमारे जीडीपी के अंदर। तो अगर बारिश अच्छी हो जाती है तो इसका मतलब है कृषि भी अच्छी होगी, फसलों की पैदावार भी अच्छी होगी, और जीडीपी के अंदर इसका हिस्सा भी बढ़ेगा, और जो लोग 50% कृषि के ऊपर निर्भर हैं उनका भी इनकम लेवल बढ़ेगा। तो एक अच्छा संकेत है भारत के लिए। इसके बाद में देखिए जो ईरान और इजराइल है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ईरान ने डायरेक्ट इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है। हालांकि इस हमले से इजराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जो यूएसए था, यूके था और जो इजराइल था ना, इन्होंने मिलके, इन तीनों देशों की जो सेनाएं थी, जिन तीनों देशों ने मिलकर जो ईरान की ओर से हमला किया गया था उसे प्रोटेक्ट किया, और ईरान की जो मिसाइलें और ड्रोन थी ना, ज़्यादातर उसी को हवा में ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसलिए ज़्यादा कैजुअलिटी इजराइल के अंदर नहीं हुई है। लेकिन देखिए ये जो मैसेज बहुत बड़ी चीज़ है, इसके अंदर जो एक मैसेज छुपा हुआ है ना, वो बहुत चिंता की बात है कि ईरान ने डायरेक्ट इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। अभी तक तो ये दोनों में वास्तव में बहुत लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी, और ये दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करते थे डायरेक्टली, ये कोई प्रॉक्सी ग्रुप के थ्रू या छोटे मोटे हमले करते रहते थे। लेकिन इस तरह से हमला करना इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। बहुत ज़्यादा अब अशांति इस देश के अंदर हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में अगर इजराइल और ईरान में कोई भी कन्फ्लिक्ट हुआ ना, तो जो इजराइल भी डायरेक्ट ईरान पे हमला कर देगा, और इसी तरह ईरान भी डायरेक्ट इजराइल पे फिर से हमला कर देगा। तो एक गलत परिपाटी सेट हुई है डायरेक्ट हमला करने की। तो यही सब इसमें है भी। इसके अलावा देखिए जो ईरान है ना, उससे हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करते हैं। भारत अपनी जो ऑयल की जो डिमांड्स है ना, वो सारी इंपोर्ट से, लगभग 70% डिमांड्स हम इंपोर्ट से पूरी करते हैं, और ईरान हमारा बहुत ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है वो हमें एक्सपोर्ट करता है, और वो उसके जो रेट्स हैं ना वो भी हमारे लिए बहुत कंफर्ट होते हैं। लेकिन अब अगर ईरान के अंदर अनस्टेबिलिटी आती है, इसराइल के साथ में कन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं, तो जो हमारी ऑयल सप्लाई है ना उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और हमारी जो ऑयल सप्लाई है वो डिसरप्ट हो जाएगी। इसके बाद में देखिए जो इजराइल के ऊपर हमला किया गया है, तो यूएस ने तो ये कहा था कि अब रिटेलिएट करने की जरूरत नहीं है। इजराइल ने देखिए जो हमला है ना वो निष्फल कर दिया है। लगभग 99% जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन से ईरान की तरफ से आ रहे थे ना, उनको हवा में खत्म कर दिया। तो ये इजराइल की ही जीत है। अब इजराइल को वापस हमला करने की जरूरत नहीं है, और यही बात कही है यूरोप ने भी। तो यूरोप और यूएस दोनों ही देश ये कह रहे हैं कि अब इस क्षेत्र में शांति बना के रखो। इजराइल अब है वो अब शांत रहना चाहिए इजराइल को, अब उसे ईरान के ऊपर वापस हमला नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है। ईरान ये कह रहा है कि भाई हमने हमला करने से पहले वार्न कर दिया था सभी देशों को। ठीक है, लेकिन जो यूएस कह रहा है ना, वो कह रहा है नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, हमें कोई वार्निंग नहीं दी गई थी। देखो इसमें क्या हुआ, ईरान ने हमला किया इजराइल के ऊपर। ठीक है, ईरान ने हमला किया इजराइल के ऊपर, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ यूएसए और यूके, इन दोनों की जो सेनाएं हैं, इन तीनों देशों की, इन्होंने मिलकर पूरे के पूरे जो 99% ड्रोन और मिसाइल आई थी ना, उनको हवा में मार गिराया। तो अब ये पूछा जा रहा है कि भाई ये ईरान का इतना बड़ा हमला ईरान ने किया, तो इस सारे की सारी जो मिसाइल्स हैं और जो ड्रोन है वो सारे के सारे इंटरसेप्ट हो गए और हवा में ख़त्म कर दिया। तो ईरान ये कह रहा है कि भाई हमने पहले बता दिया था कि हम स्ट्राइक करने वाले हैं, और इसी वजह से ये हमारी सारी मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट हो गए। लेकिन यूएसए कह रहा है कि नहीं, ईरान ने हमें बिल्कुल नहीं बताया था, किसी को भी नहीं बताया था, और बिना बताए हमला किया है। ये तो हमारी आर्मी बहुत कैपेबल है, हमारे जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत एक्स्ट्रा है, बहुत एडवांस है, इस वजह से हमने उनका ये जो हमला था वो असफल कर दिया। ठीक है, इसके बाद में देखिए जो इजराइल के जो मिलिट्री चीफ है, उन्होंने कहा है कि हम भी इजराइल के जो ये बदला है ना, ये अटैक किया है ना, इसका बदला हम लेंगे। तो देखिए बहुत बड़ी चिंता की बात है इस पूरे रीजन के अंदर। अगर अब इजराइल वापस ईरान के ऊपर हमला करेगा तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक अस्थिरता उत्पन्न होगी, और हो सकता है ये युद्ध फैलता फैलता और ज़्यादा बढ़ जाए। देखिए सबसे पहले युद्ध हमास जो गाजा के अंदर एक आतंकवादी समूह है, ईरान इसे समर्थित करता है, इसने आक्रमण किया इजराइल पर अक्टूबर 2023 के अंदर। इसके बाद में इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने आक्रमण किया सीरिया में, जो दूतावास था ना ईरान का, वहाँ पर
जो ईरानी दूतावास था उसके ऊपर इजराइल ने आक्रमण कर दिया और इसी का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। तो इस तरह से एक छोटा सा इसका ये क्रोनोलॉजी है कि सबसे पहले हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और इजराइल ने हमास के ऊपर पूरा फुल फ्लैज वार घोषणा कर दी और वहां पर हजारों लोग अभी तक मारे जा चुके हैं गाजा के अंदर। इसके बाद में क्या किया, इजराइल ने ईरान का जो दूतावास था ना सीरिया के अंदर, उसके ऊपर हमला कर दिया और उसमें टॉप मिलिट्री कमांडर जो ईरान के थे मारे गए। इसके बाद में ईरान ने भी इजराइल के ऊपर हमला किया मिसाइल और ड्रोन से। अब क्या हो रहा है, अब इजराइल क्या कह रहा है कि हम वापस से ईरान के ऊपर हमला करेंगे। कब और कहां करेंगे वो अभी हम ईरान को नहीं बताएंगे। और अभी हमने देखो पिछली स्लाइड में क्या देखा कि देखो यूएस और जो यूरोपियन यूनियन है वो दोनों यही कह रहे हैं कि भाई अब आप हमला मत करना, भाई अब इस एरिया के अंदर शांति रखो। इसके अलावा इंडिया ने भी यही कहा है कि बहुत बड़ा कंसर्न है इस एरिया का और अब ये जो मामला है ना ये शांति और बातचीत के माध्यम से सुलझाना जाना चाहिए। इसके बावजूद भी जो इजराइल के जो मिलिट्री चीफ है ना उन्होंने कहा नहीं हम बदला लेंगे और इसका जवाब हम देंगे। तो अब आगे देखना है कि क्या होता है। अगर ये बदला लिया जाता है इजराइल की ओर से तो ईरान भी वापस से रिटेलिएट करेगा और इस तरह एक बड़ा युद्ध इस पूरे एरिया के अंदर शुरू होने की संभावनाएं हैं जो बहुत बड़े युद्ध में भी आगे बदल सकता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।